नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु अग्रवाल, सीनियर आईवीएफ एंड गायनेकोलॉजी कंसल्टेंट, इंदिरा आईवीएफ, वैशाली नगर, जयपुर से। आज हम बात करेंगे 9 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बारे में, उसमें होने वाले लक्षण, उस दौरान लिए जाने वाले प्रिकॉशंस, केयर या फिर उस दौरान की जाने वाली जांचों के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस पैंडेमिक के बारे में। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं, कोरोना वायरस पैंडेमिक ने पिछले 6 महीने से दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन दिया है व बहुत सारे लोग इस वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और हम भी बहुत भरपूर प्रयास कर रहे हैं इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। सरकार ने भी इससे बचने के लिए कुछ महीनों के लिए लॉकडाउन जारी कर रखा था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब इससे बचने के लिए हमें और भी ज़्यादा प्रयास करने होंगे। जहाँ तक हो सके या जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, अपने अपने घरों में ही रहे। चेहरे पे फेस मास्क लगाएं, नमस्कार से ही सबका अभिवादन करें, हाथ मिलाने से बचें, बातचीत के दौरान कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें व साबुन व पानी से 20 सेकंड के लिए लगातार धोएं। पौष्टिक फल व सब्जियों का सेवन करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें। बच्चे व बुजुर्ग घर पर ही रहें और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आने पर तुरंत नेशनल हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें और अपने आप को बाकियों से सेल्फ क्वारंटीन कर लें। अब हम बात करते हैं अपने आज के विषय पे, जो कि है 9 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर पहली तिमाही का आखिरी महीना। इस दौरान जो एम्ब्रियो होता है वो फीटस कहलाने लगता है। 9 हफ्ते से पहले जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं और 9 हफ्ते के बाद में उसे फीटस कहना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बच्चा जो पहले एक टेडपोल की तरह दिखता था, अब वो पूरा एक ह्यूमन बेबी का आकार ले लेता है। उसका हार्ट, स्टमक, किडनीज, ब्लैडर ये सब डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर बन जाता है। एक्सटर्नल ईयर, स्पाइन, ब्रेन ये अंग भी विकसित होने शुरू हो जाते हैं। जब हम सोनोग्राफी पे देखते हैं तो उस बच्चे के हमें सारे लिम्ब बर्ड्स या चारों हाथ पैर अच्छे से दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए इस बेबी को अब हम फीटस कहना शुरू कर देते हैं। इस दौरान माओं को काफी लक्षण या जिन्हें प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कहा जाता है महसूस होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एमिनोरिया या फिर माहवारी का रुक जाना। दूसरा होता है अत्यधिक उल्टी या जी मिचलाना, मॉर्निंग सिकनेस महसूस करती हैं कुछ महिलाएं। ये एक आम सिम्टम है प्रेगनेंसी का और ये महिलाओं में, क्योंकि एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, बीटा HCG हार्मोन, उसकी वजह से होता है। कई बार ये अत्यधिक हो जाता है तो उसे हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं और उस दौरान गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती होकर इंजेक्शंस या ड्रिप्स भी लगवाने पड़ सकते हैं। जो दूसरा या तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है यूरिनरी एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी इन यूरिनेशन, बार बार यूरिन आना। ये क्योंकि यूट्रस एक पेल्विक ऑर्गन है और वो ब्लैडर को इरिटेट करना शुरू कर देता है, तो इसलिए महिलाओं को बार बार यूरिन आता है। इसके अलावा स्वोलन व टेंडर ब्रेस्ट या कॉन्स्टिपेशन होना या फूड अवर्जन होना, मतलब खाने के लिए अजीब अजीब तरीके के पसंदीदा चीज़ें पसंद ना आना इस दौरान, या खाना ना खाना, खाना स्वाद में अच्छा ना लगना, ये सब आम सिम्टम्स हैं प्रेगनेंसी के। या फिर फटीग या थकान भी महिलाएं महसूस कर सकती हैं। अब इस दौरान महिलाओं को अपना अच्छे से ध्यान रखना होता है या अपना अच्छे से केयर करनी होती है और कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। महिलाएं दिन में कम से कम 5 बार भोजन लें या डाइट लें, जैसे कि ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग स्नैक्स, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर। और वो अपनी रेस्ट या नींद अच्छे से पूरी करें। दिन में 2 घंटे रेस्ट लें, रात को 8 घंटे नींद पूरी करें। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें और पौष्टिक फल व सब्जियों का सेवन करें। जो दवाइयाँ उन्हें ऑब्स्टेट्रिशियन ने प्रिस्क्राइब करी हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड, प्रोटीन पाउडर या कोई और दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं दी हों, उन्हें समय समय पर लें। और यदि किसी महिला को कोई क्रॉनिक डिजीज है, वो बहुत लंबे टाइम से अपनी कोई दवाई ले रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन की या डायबिटीज़ की या थायराइड की या एपिलेप्सी की, और तो वो उन्हें भी समय समय से लें और अपने डॉक्टर से बात कर लें
कि उन दवाइयों में कोई बदलाव करना है क्या, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी किसी दवाई की वजह से बच्चे में कोई विकृति पैदा हो सकती है। जैसे कि एपिलेप्सी के लिए एक बहुत आम दवाई दी जाती है एप्टॉइन, उसकी वजह से फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम या बच्चे में अंगों का विकास न होना या विकृति हो सकती है। अब हम बात करते हैं इस दौरान की जाने वाली जांचों के बारे में। महिलाओं में जो खून की जांचें इस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट है और करी जाती हैं वो है सबसे पहला हीमोग्लोबिन की जांच। इस जांच से हमें पता लगता है कि गर्भवती महिला को अनीमिया तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हाई है और अनीमिया इसका एक बहुत प्रमुख कारण है, इसलिए हीमोग्लोबिन की जांच बहुत ज़रूरी होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज यूरिन एग्जामिनेशन। इसमें यदि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया या फिर एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी आ रहा है तो उसे हमें ट्रीट करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी या समय से पूर्व प्रसव हो सकता है। फिर और कुछ इन्फेक्शन प्रोफाइल कराते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C या सिफिलिस की जांच। इससे हमें पता लगता है कि गर्भवती महिलाएं इन इन्फेक्शन से संक्रमित तो नहीं है। यदि ऐसा है तो हमें कुछ और दवाइयाँ उसको प्रिस्क्राइब करनी होती है, जिससे कि ये इन्फेक्शन बच्चे तक ना पहुँचे या फिर इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे में कोई विकृति पैदा नहीं हो। जैसा सिफिलिस की वजह से कंजेनाइटल सिफिलिस हो सकता है, बच्चे के दिमाग का विकास ना होना या आंखों में मोतियाबिंद का होना, ये सब देखा गया है। HIV और हेपेटाइटिस B में डिलीवरी के दौरान माँ को कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती हैं और डिलीवरी के बाद बच्चे में प्रोफाइलैक्सिस करा जाता है और बाद में उसको वैक्सीनेशन दिया जाता है। लिवर के और किडनी के टेस्ट भी कराते हैं गर्भवती महिलाओं के, जिससे कि हमें पता लगता है कि उनमें कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक लिवर डिजीज तो नहीं है। और सीरम थायराइड TSH की जांच करी जाती है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म है जिन्हें, उनके बच्चों में कंजेनाइटल क्रेटिनिज्म या मानसिक विकलांगता हो सकती है। फिर कुछ फीटल स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसा कि डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर के अंदर माँ के खून में हम बीटा HCG हार्मोन और PAP-A प्रोटीन की मात्रा की जांच करते हैं और इनसे एक रेशियो कैलकुलेट होता है, जिससे हम बच्चों में जन्मजात गुणसूत्रों की खराबी का पता लगा सकते हैं। इसमें जनरली 3 गुणसूत्र की खराबी के बारे में देखा जाता है। ट्राइजोमी 13 जो कि है पटाउस सिंड्रोम, ट्राइजोमी 18 जो कि है एडवर्ड सिंड्रोम, या ट्राइजोमी 21 जो कि है डाउन सिंड्रोम के बारे में। फिर और टेस्ट होते हैं क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। जैसे डबल मार्कर में हम 2 प्रोटीन के बारे में देख रहे थे, क्वाड्रुपल मार्कर में हम 4 प्रोटीन्स चेक करते हैं और इसमें भी हम यही सारी ट्राइजोमीज का पता लगाते हैं। फिर एक टेस्ट होता है NIPT जो अभी एक एडवांस टेस्ट है। इसमें हम मदर के ब्लड में फीटल DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका कैरियोटाइप क्रिएट करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसकी 97% तक सेंसिटिविटी रहती है, मतलब 97% तक हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल खराबी तो नहीं है। इस टेस्ट को 10 वीक्स ऑनवर्ड्स हम कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट आने में करीब 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सोनोग्राफी। इस दौरान गर्भवती महिला की हम सोनोग्राफी करते हैं। ये सोनोग्राफी लेवल 1 सोनोग्राफी कहलाती है या फिर NT-MB स्कैन भी बोलते हैं इसको। इस दौरान बच्चे में इस दौरान जो सोनोग्राफी करी जाती है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो बच्चे की नाक की हड्डी या नेजल बोन को चेक करते हैं कि वो बनी है या नहीं है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बच्चे की गर्दन के पीछे एक ट्रांसल्यूसेंट एरिया होता है जिसे नकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं, उसके साइज को मेजर करते हैं। ये सोनोग्राफी एक ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट द्वारा ही होनी चाहिए जो कि FMF सर्टिफाइड हो, क्योंकि इसकी रिजल्ट्स और डबल मार्कर के रिजल्ट्स को इंटीग्रेट करके एक सेंसिटिविटी 95 सेंसिटिविटी तक का हम रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे में कोई ट्राइजोमी तो नहीं है। इस सोनोग्राफी में हम ये भी देखते हैं कि बच्चे की सिर की हड्डी बनी हुई है, बच्चे को एनेनकेफेली तो नहीं है, बच्चे के हाथ व पैर दोनों डेवलप्ड हैं, लिम्बर्स बने हुए हैं, बच्चे का हार्ट 4 चेम्बर है, बच्चे के हार्ट में हम ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी मेजर करते हैं। इसमें बच्चे के लिवर के अंदर एक
वेसल होती है जिसे डक्टस वेनोसस कहते हैं, वो डक्टस वेनोसस का फ्लो भी इसमें देखा जाता है। और इस दौरान बच्चे के चारों तरफ का पानी उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओलिगोहाइड्रेमनियोस तो नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम चेक करते हैं। तो देखा जाए तो इस दौरान की जाने वाली सोनोग्राफी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि आगे बच्चा किस तरीके से विकसित होने वाला है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, और यदि कोई है तो उसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम पता लगाते हैं। इस दौरान इस सोनोग्राफी में हम ये भी देख सकते हैं कि माँ को आगे जाके बीपी बढ़ने की संभावना तो नहीं होगी, जिसे हम बोलते हैं प्री एक्लेम्पशिया स्क्रीनिंग, वो भी करी जा सकती है। तो गर्भवती महिलाएं अपना बहुत ध्यान रखें इस दौरान, और ये सारी जांचें करवाएं जिससे कि वो अपना और अपने बच्चे का और भी अच्छा ध्यान रख सके आगे सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए। थैंक यू।